नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा सेकंड बुक है राजनीति सिद्धांत वाले, उसका जो चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम है नागरिकता। नागरिकता वाले चैप्टर को आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, काफी लंबे समय से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आपने काफी सारे चैप्टर तो करवा रखे हैं, लगभग इस बुक के ना 3 चैप्टर और रह गए हैं जो कि आपने नहीं करवाए हैं। बहुत कमेंट आया है स्टूडेंट्स के। देखिए, अब जो भी आपकी इस बुक के जितने भी चैप्टर बचे हुए हैं बहुत ही जल्द मैं कंप्लीट करवा दूंगा। आपके एग्जाम से पहले पहले सभी चैप्टर कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। तो आज की इस वीडियो को हम शुरू करेंगे सबसे पहले नागरिकता की परिभाषा से कि ये नागरिकता होता क्या है। दोस्तों देखिए, जैसे कि मैं अपनी बात करूं, मैं भारत का नागरिक हूं। मैं यानी कि रोशन शाह भारत का नागरिक हूं। इसका मतलब क्या है ना? नागरिक या नागरिकता का मतलब क्या होता है? मैं नागरिक क्यों हूं भारत का? तो यहाँ पे क्या है कि भारत एक देश है, आपको पता है, और मेरे को भारत की पूर्ण और समान सदस्यता मिली हुई है। मतलब मैं भारत का एक पूर्ण सदस्यता प्राप्त कर चुका हूँ और दूसरे लोगों की तरह ही मेरे को भी यहाँ पे अधिकार मिले हुए हैं। तो सिंपल, अगर आपकी बुक में जो परिभाषा दे रखा है अगर हम उसकी बात करें तो नागरिकता से हमारा अभिप्राय एक राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता से है। इसमें क्या होगा, किसी नागरिक के साथ में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। यानी कि हम भारत के नागरिक हैं, हम सभी को समान अधिकार दिए गए हैं। तो जितने भी राष्ट्र हैं, राष्ट्र ने क्या किया, यानी कि देशों ने क्या किया है, अपने सदस्यों को सामूहिक राजनीतिक पहचान तो दिया ही, साथ ही साथ अपने नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार दिए हैं। इसीलिए सभी लोग, जितने भी आप लोग होंगे विश्व के सभी लोगों की अगर हम बात करें तो सब अपने आप को क्या बोलेंगे? भारतीय बोल सकते हैं। अगर भारत के नागरिक है तो भारतीय बोलेंगे, अगर वो जापान के नागरिक है तो जापानी बोलेंगे अपने आप को, है ना? अगर ऑस्ट्रेलिया के नागरिक है तो ऑस्ट्रेलियन बोल सकते हैं अपने आप को, कोरिया के नागरिक है तो कोरियन बोलेंगे। तो इस तरीके से आप नागरिकता की परिभाषा दे सकते हैं। अब जितने भी लोकतांत्रिक देश होते हैं ना, उन लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को विशेष प्रकार के अधिकार दिए जाते हैं। जैसे कि अभिव्यक्ति का अधिकार होगा, अभिव्यक्ति का अधिकार यानी कि बोलने का अधिकार सभी को होगा। मत डालने का अधिकार यानी कि वो क्या कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं, है ना? चुनाव लड़ने का अधिकार होगा, वो इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। आस्था आस्था की स्वतंत्रता होगी, यानी कि वो किसी भी धर्म, किसी भी पूजा प्रणाली को अपना सकते हैं, है ना? न्यूनतम मजदूरी, शिक्षा पाने का अधिकार, ये सारे अधिकार नागरिकों को दिए जाते हैं जिन देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें समान नागरिक अधिकार की, आपको पता है कि किसी देश में सभी नागरिकों को एक समान अधिकार प्राप्त होते हैं। लेकिन आपको पता है कि समान नागरिक अधिकार पाने के लिए बहुत लंबे संघर्ष हुए हैं। आपको पता है पहले औपनिवेशिक काल में या उससे पहले भी बहुत ज्यादा भेदभाव हमारे समाज में होता था, है ना? भारतीय लोगों के साथ भेदभाव हुआ, है ना? इसके अलावा हम अगर अफ्रीका की बात करें, दक्षिण अफ्रीका की बात करें, तो वहाँ पे रंग के आधार पे बहुत ज्यादा भेदभाव होता था। तो इसी संदर्भ में हम अगर नागरिक अधिकारों को बढ़ावा देने वाले कुछ क्रांति चले, जैसे कि हम यहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति की बात करते हैं जो कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की विचारधारा से प्रेरित था। इसी तरीके का जो आंदोलन है या जो संघर्ष है वो अफ्रीकी देशों में भी देखने को मिलता है। विशेषकर दक्षिण अफ्रीका में आपको पता है कि जो गोरे लोग हैं वो क्या कर रहे थे, काले लोगों को दबा रहे थे, है ना? गोरे लोगों को मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, है ना, सरकार बनाने का अधिकार, ये सारे अधिकार उनके पास थे। संपत्ति खरीदने का, कहीं भी आने जाने का, है ना, ये सारे अधिकार उनके पास थे। लेकिन काले लोगों के पास ऐसे कोई अधिकार नहीं होते थे। बल्कि जो काले लोग हैं ना, उनके घर, उनके मोहल्ले गोरे लोगों से बिल्कुल अलग बसाई गई थी, अलग बनाई गई थी। जो काले लोग हैं उनको अपने मतलब पड़ोस के जो गोरे लोग हैं उनके साथ उनके इलाके में रहने की इजाज़त नहीं होती थी। उनके इलाकों में काम करने के लिए उनको पास लेना पड़ता था, पास लेके उनके इलाकों में काम कर सकते थे। तो इतना ज़्यादा भेदभाव वहाँ पे होता था। इसके अलावा अगर हम विद्यालय की बात करें, स्कूल की बात करें, तो काले लोगों का स्कूल अलग, गोरे लोगों का स्कूल अलग होता था। तो यहाँ पे क्या है, नागरिक एक देश के नागरिक है लेकिन अधिकार एक जैसे नहीं है। तो ये जो रंग के आधार पे जो भेदभाव है वो दक्षिण अफ्रीका में 1994 में जाके ही खत्म हो पाया। 1994 से पहले वहाँ पे रंग भेद प्रचलन में था। ऐसे ही भेदभाव हमारे को संयुक्त राज्य अमेरिका में भी देखने को मिलता है। वहाँ पे बनाया जाता है पृथक्करण कानून। पृथक्करण कानून का मतलब क्या है कि जो काले लोग हैं उनके लिए अलग कानून बनाए गए और जो गोरे लोग हैं उनके लिए अलग कानून बनाए गए। अब देखो, जितने भी काले लोग थे ना, काले लोगों को नागरिक संबंधित जितने भी अधिकार थे, राजनीतिक संबंधित जितने भी अधिकार थे, उनसे उनको दूर रखा गया। उन लोगों को जो भी नागरिक सुविधाएं हैं उनको मुहैया नहीं कराई जाती थी। रेल, बस, रंगशाला, आवास, है ना, होटल, रेस्टोरेंट, इन सभी में गोरे लोगों के लिए और काले लोगों के लिए अलग अलग स्थान निर्धारित किए गए थे। मतलब उनके लिए अलग अलग स्थान होते थे। अगर हम स्कूलों की बात करें तो काले लोगों के बच्चों के स्कूल अलग, गोरे लोगों के बच्चों के स्कूल अलग होते थे।
तो इन सभी भेदभाव के खिलाफ एक व्यक्ति का नाम आता है जिन्होंने इन सभी भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाया, जिनका नाम था मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इन्होंने क्या किया, इस भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाया। तो मार्टिन लूथर किंग ने जो ये भेदभाव होता था काले और गोरे लोगों के बीच में, उसके विरुद्ध में कुछ तर्क दिए। उन्होंने बोला कि आत्म गौरव और आत्मसम्मान, इस विश्व में जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी जाति वर्ग के लोग हैं, सबका क्या होता है, एक समान होता है। किसी का आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, ऐसी बात वो कहते हैं। देखिए, दूसरा जो तर्क देते हैं वो कहते हैं कि पृथक्करण का ये जो कानून है वो हमारे समाज पे एक तरीके से धब्बा सा है, एक कोड के रूप में वो इसका वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि ये एक उन लोगों के लिए मनोवैज्ञानिक जख्म है जो ऐसे कानून के शिकार हुए हैं। एक जख्म के तौर पे ये पृथक्करण के कानून को बताते हैं। तो मार्टिन लूथर किंग एक और बात ये कहते हैं कि जो ये पृथक्करण की जो ये कानून जो है, प्रथा जो है, ये गोरे लोगों के बीच में जो भेदभाव की जो प्रथा है, वो कहीं ना कहीं गोरे लोगों के लिए भी क्या है, नुकसानदायक है। गोरे लोगों के जो जीवन है उसकी गुणवत्ता भी कहीं ना कहीं घटा रही है, क्योंकि बहुत सारे उद्योगों को ना इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि वहाँ पे काले लोगों को जाने की अनुमति नहीं थी। काले लोग वहाँ पे जाके काम नहीं कर सकते थे, इसलिए उन उद्योगों को बंद करवा दिया गया। इसके अलावा बहुत सारे बेसबॉल की जो टीम थी वो बिखर गई क्योंकि उसमें काले खिलाड़ी खेल रहे थे और उनको स्वीकार नहीं किया लोगों ने, गोरे लोगों ने। इसके अलावा वो कहते हैं कि भाई पृथक्करण की जो कानून है वो लोगों के बीच में सहयोग को भी रोक रही है। काले लोग गोरे लोगों को सहयोग नहीं कर पा रहे, गोरे लोग काले लोगों को सहयोग नहीं कर पा रहे, तो ये कहीं ना कहीं समाज के लिए एक तरीके से धब्बा टाइप है। ये बातें ये कौन बता रहे हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वो बताते हैं। उन्होंने ये जो पृथक्करण के जो कानून बनाया गया था उसके खिलाफ एक अहिंसात्मक प्रतिरोध का भी आह्वान किया था, समाज को बुलाया था। उन्होंने कहा था कि हमें इसके खिलाफ अहिंसात्मक प्रतिरोध करना चाहिए। ठीक है, तो ये मार्टिन लूथर किंग के बारे में जो बातें थी मैंने आपको समझा दी, आपके बुक में भी ये सारी चीजें बता रखी। अब हम बात करते हैं संपूर्ण और समान सदस्यता। एक आपके एनसीईआरटी बुक में ये टॉपिक दे रखा है। तो संपूर्ण और समान सदस्यता का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि देश के सभी नागरिकों को, देश में वो चाहे जहाँ भी चाहे वहाँ रह सकते हैं, है ना, पढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों का समान अधिकार उनको मिलना चाहिए। वो चाहे अमीर हो, गरीब हो, है ना, इन सभी को मूलभूत अधिकार एवं सुविधाएं प्राप्त हो। इसी को हम क्या बोलते हैं, संपूर्ण और समान सदस्यता। वो क्या है, देश के संपूर्ण और समान सदस्य हैं। लेकिन यार इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा अपवाद देखने को मिलता है। अपवाद मतलब इसके विरोध में, जैसे कि हम क्या है, हम भारत के नागरिक हैं, कहीं भी जाके काम कर सकते हैं, चाहे मुंबई, है ना, केरल, तमिलनाडु, किसी भी राज्य में जाके, किसी भी शहर में जाके काम कर सकते हैं। लेकिन भारत में कई ऐसे आंदोलन हुए हैं, जैसे कि बम्बई के नारे की हम बात कर लेते हैं, जो कि बाल ठाकरे के समय काल में लगा था। आप लोगों ने शायद वो मूवी देखी होगी बाल ठाकरे, मैंने देखी है, तो उसमें ये चीज़ें दिखाई गई थी। वैसे ही ये रियलिटी है। तो बम्बई के नारे का मतलब क्या है कि जो बम्बई है ना, वो मराठी लोगों के लिए है। यहाँ मराठी लोग यहाँ पे क्या करेंगे, काम कर सकते हैं, दूसरे लोगों को काम करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ऐसे नारे वहाँ पे लगे थे और हमारे जो बिहार और यूपी साइड के या उत्तर भारत के जो लोग थे उनको मार मार के वहाँ से भगाया जा रहा था। तो क्या ये सही था, है ना? क्योंकि भाई हम नागरिक हैं, हम भारत के नागरिक हैं, हम कहीं भी जाके काम कर सकते हैं। लेकिन ये नागरिकता के सिद्धांत के ये जो चीज़ है वो खिलाफ है। इसके अलावा दो चीज़ और यहाँ पे भेदभाव आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे कोई मजदूर है जो कि बिहार से बेंगलोर काम करने गया है या दिल्ली काम करने आया है, तो लोग ना उसको उस रिस्पेक्ट की नज़र से नहीं देखते हैं जितना रिस्पेक्ट उसको मिलना चाहिए। क्योंकि भाई उन लोगों मजदूरों की भी तो जरूरत है हमारे को, हमारे शहर में। दूसरी तरफ कोई इंजीनियर है जो कि बिहार से बेंगलोर काम करने गया है, तो उसको तो रिस्पेक्ट मिलेगा। वो भी तो भाई किसी दूसरे शहर से, दूसरी जगह से गया है, वो बेंगलोर बिहार से गया। लेकिन एक बिहार से अगर कोई बिहारी मजदूर अगर उधर जाता है तो फिर तो लोग उसको मतलब अपने राज्य क्षेत्र में दखलंदाजी मानते हैं, अपने काम में दखलंदाजी मान लेते हैं। लेकिन कोई इंजीनियर गया, कोई मतलब अच्छे पोस्ट पे बैठा हुआ कोई बंदा गया, या फिर बढ़िया मतलब नौकर जिसकी नौकरी अच्छी है, या फिर जो अमीर है, तो उसके लिए कोई सवाल नहीं उठता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक गरीब प्रवासी की बात करें या फिर हम एक कुशल प्रवासी की बात करते हैं। प्रवासी का मतलब आप लोग समझते हैं, जो कि काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पे विस्थापित होते रहते हैं, विस्थापित होते हैं या जाते हैं, मतलब काम की तलाश में, तो वो प्रवासी हो गए। तो अगर कोई गरीब प्रवासी है, कोई मजदूरी का काम कर रहा है, तो उसको हम सही निगाह से नहीं देखते हैं, है ना। दूसरी तरफ अगर हम कुशल प्रवासी की बात करें तो उनको वो मतलब ज़्यादा इज्जत दी जाती है। समान अधिकार की बात करते हैं। क्या हम समान अधिकार की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम जो हमारे समाज में जितने भी वर्ग है, चाहे वो अमीर वर्ग है ना, निर्धन वर्ग है, गरीब है, उन सभी के लिए क्या हम समान अधिकार लागू करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपके बुक में एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है
जैसे कि अगर हम अमीर वर्ग की बात करें, है ना, तो अमीर वर्ग की ज़िंदगी क्या है भारत में, बहुत अच्छे से चल रही है। उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है ना? उनके पास ना तो भोजन की कमी है, ना रहने के लिए घर की कमी है ना? जो भी मूलभूत ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उनको मिल पा रही है। दूसरी तरफ अगर हम शहरी निर्धन लोगों की बात करें, तो शहरी निर्धन जो गरीब है, शहरी गरीब है, उनकी ज़िंदगी कैसी है? ज़्यादातर बहुत सारे लोग जो है फुटपाथ पाथ पे रहते हैं, है ना? झोपड़पट्टियों में रहते हैं। उनके पास ना तो पीने के लिए अच्छी पानी की व्यवस्था है, साफ साफ पानी की व्यवस्था है, ना उचित भोजन की व्यवस्था है उनके लिए, है ना? ना तो रोज़गार है उनके पास सही सा। वो ज़्यादातर क्या करते हैं, छोटे-मोटे कामों में लगे हुए हैं, फेरी वाले हैं, है ना? फुटपाथ पे अपना दुकान चलाते हैं या फिर और छोटे-मोटे काम करते हैं। तो इनकी जो बस्ती है उसकी दशा बहुत ही ज़्यादा दयनीय होती है। छोटे-छोटे कमरे होते हैं, है ना? छोटे-छोटे कमरे में कई लोग अ, ठूँसे रहते हैं, उसी में रहते हैं, है ना? कोई अपना निजी शौचालय नहीं होता, जल आपूर्ति की व्यवस्था नहीं होती, साफ-सफाई की व्यवस्था नहीं होती है। तो इस तरीके से ये गंदी बस्तियाँ होती है और ये यहाँ पे ज़्यादातर कौन रहते हैं? छोटे व्यापारी है ना? सफाई कर्मी होते हैं, फेरी वाले, गरीब नौकर है ना? नल ठीक करने वाले जो लोग हैं वो रहते हैं। लेकिन देखिए धीरे-धीरे अगर हम बात करें तो बहुत सारे जो मतलब शहरी गरीब है, शहरी गरीब की हालत मतलब हालत को बेहतर करने के लिए बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन, है ना, वो उभर के सामने आए हैं। बहुत सारी दूसरी एजेंसियाँ हैं और झोपड़पट्टी के जो खुद निवासी है वो भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहे हैं, है ना? जागरूकता उनमें बढ़ी है और देखिए 2004 में क्या हुआ, एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई जिसके अंतर्गत जो भी ये विक्रेता थे जो कि फुटपाथ पे काम करते थे, है ना? उन सभी के लिए उन सब के नियम बनाए गए, नियम अनुसार उनके काम को बढ़ावा देने की कोशिश की गई, उनकी दुकानों को मान्यता देने की कोशिश की गई। तो ऐसा नहीं है कि वो जागरूक नहीं हो रहे हैं, धीरे-धीरे जागरूक हो रहे हैं। अब दूसरे एक और हम वर्ग का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, हम आदिवासियों की बात कर लेते हैं, है ना? क्या आपको लगता है कि भारत की जो गवर्नमेंट है वो भी तो हमारे देश के नागरिक ही है ना यार, आदिवासी भी क्या है? वो भी हमारे देश के नागरिक ही है ना कहीं-कहीं, है ना? लेकिन भारतीय सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कुछ किया? देखिए, ज़्यादातर क्या होता है कि जो ये आदिवासी है उनको उनकी जगह से बेदखल किया जा रहा है ना? लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, ज़मीन की कमी हो रही है, संसाधनों के अभाव के दबाव के कारण क्या है कि जहाँ भी आदिवासी लोग रहते हैं वहाँ पे बहुत सारे जो उद्यमी है ना? वहाँ पे बहुत सारे उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं या फिर कहीं भी खनिज संसाधन मिलता है, तो वहाँ पे फिर उद्योग उद्योग लगाए जाने लग जाते हैं, है ना? तो इससे क्या होता है कि उनको अपने जगह से विस्थापित किया जाता है। इसके अलावा पर्यटन उद्योग भी एक है कि भाई टूरिज़्म के कारण भी क्या होता है, मूल निवासियों के जीवन को मतलब बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। उनके जंगलों को सफाया किया जा रहा है ना? वनों को काटा जा रहा है, तो ये कहीं न कहीं मूल निवासियों के लिए क्या है, नुकसानदायक हो। तो ये वो तो यही चाहते हैं ना कि भाई उनको अपने इलाके में रहने दिया जाए, स्वतंत्रतापूर्वक रहे, जहाँ मर्ज़ी चल फिर सके, बस यही चाहते हैं, ठीक है? तो उनकी भी भाई अपनी अलग डिमांड है। तो कहने का मतलब क्या है? इस टॉपिक में समझाने की कोशिश क्या की गई है कि भाई लोगों की ज़रूरतें अलग-अलग है। अगर हम एक जैसी नीतियाँ सभी के लिए बना देंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई सभी का भलाई हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? लोगों की ज़रूरतें अलग-अलग होती है, इसीलिए हमें जो नीतियों का निर्धारण है वो सभी वर्ग के को देखकर हमें करना चाहिए। सभी वर्ग की समस्याओं को देखकर फिर हमें मतलब जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको अपने नीतियों का निर्धारण करना चाहिए। दोस्तों हम टीएच मार्शल की बात करते हैं। देखिए टीएच मार्शल एक समाजशास्त्री थे और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी नागरिकता और सामाजिक वर्ग 1950 के आसपास, ये डेट आपके बुक में बता रखा है। तो मार्शल ने क्या किया, नागरिकता को परिभाषित करते हुए ये बताया कि किसी समुदाय के पूर्ण सदस्यता को प्रदत्त प्रतिष्ठा के रूप में परिभाषित किया नागरिकता को। कहने का मतलब क्या है कि किसी समुदाय की जो आपको मतलब जो पूर्ण सदस्यता आपको मिली है और वहाँ से जो आपको प्रतिष्ठा प्राप्त हो रहा है, मतलब प्रतिष्ठा मतलब एक तरीके से सम्मान की यहाँ पे बात की जा रही है, उसी को उन्होंने क्या किया, नागरिकता के रूप में परिभाषित किया है। अब देखिए नागरिकता में सबसे ज़्यादा महत्व वो समानता को देते हैं, ठीक है? क्योंकि समानता मतलब ये है कि भाई नागरिक जो है वो सभी समान है ना? देश के सभी नागरिक क्या है, एक बराबर है, मतलब समानता को विशेषकर ये महत्व देते हैं। तो ये जो मार्शल है मतलब टीएच मार्शल, वो नागरिकता में 3 प्रकार के अधिकारों की बात करते हैं। सबसे पहले नागरिक अधिकार की उन्होंने बात की, उसके बाद राजनीतिक अधिकार और उसके बाद सामाजिक अधिकार। नागरिक अधिकार में क्या होता है भाई, जीवन जीने का अधिकार है, आज़ादी और जायदाद रखने का जो अधिकार है, उसकी हिफाजत करने का जो अधिकार है वो आपके नागरिक अधिकार में आ जाएगा। राजनीतिक अधिकार में कौन से अधिकार आएंगे भैया, तो शासन प्रक्रिया में भागीदारी बनने का अधिकार, मतलब आप चुनाव लड़ सकते हैं, वोट डाल सकते हैं, तो ये आपके राजनीतिक अधिकार हो गए। सामाजिक अधिकार में शिक्षा, रोजगार का अधिकार, ये सब आपके किस अधिकार में आ जाएंगे, सामाजिक अधिकार में आ जाएंगे। तो ये है आपका टीएच मार्शल वाला टॉपिक, आपके बॉक्स में ये चीजें बता रखी है एनसीईआरटी बुक में, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों हम बात करते हैं नागरिक और राष्ट्र, ये जो हमारा टॉपिक है उसको हम समझते हैं। देखिए, अगर हम राष्ट्र के अगर नागरिक होने का दावा करते हैं, हम अपनी राष्ट्रीय पहचान को एक राष्ट्रगान, झंडा, राष्ट्रभाषा, है ना, या किसी खास उत्सव के आयोजन के द्वारा क्या करते हैं, हम अपने राष्ट्रीय पहचान को प्रकट करने की कोशिश करते हैं। अगर हम अपने राष्ट्रीय पहचान की बात करें तो कोई भी राष्ट्र राज्य है उसका कोई क्या होता है, सीमा होता है ना। जैसे हम भारत की सीमा की बात करते हैं तो उसके अंदर हम रहते हैं, तो उससे भी हम क्या करते हैं, अपने राष्ट्रीय पहचान को इंगित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम इस समय की बात करें, आधुनिक राष्ट्र की बात करें, आधुनिक राज्य की बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है, अभी आप देखेंगे कि ज़्यादातर राज्यों में क्या होता है, अलग-अलग धर्म, अलग-अलग भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे ऐसी व्यवस्था की जाती है जिसमें सभी सदस्य की भागीदारी, देश में, राज्य में समस्त सदस्यों की भागीदारी हो सके। अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जहाँ पे नागरिकता को मतलब प्रदान करने की कुछ अलग-अलग व्यवस्थाएँ की गई है। जैसे यहाँ पे फ्रांस की हम बात कर लेते हैं, तो फ्रांस अपने आप को क्या करता है, एक धर्मनिरपेक्ष देश घोषित कर रखा है, और उसने यूरोपीय मूल के लोगों को ही नहीं बल्कि उत्तरी अफ्रीका जैसे जो दूर के जो दूसरे देश है, उनके नागरिकों को भी अपने देश में शामिल कर। तो फ्रांस में क्या है कि भाषा और संस्कृति इनकी राष्ट्रीय पहचान की मेन विशेषता है ना? और नागरिकों से आशा की जाती है, जितने भी फ्रांस के नागरिक हैं उनसे ये आशा की जाती है कि वो अपने सार्वजनिक जीवन में क्या करें, फ्रांसीसी भाषा और फ्रांसीसी संस्कृति को अपनाएं। ऐसा नहीं है कि भाई वो सार्वजनिक जीवन में अपने पुराने पहचान को अपना के रखे, ऐसा नहीं होगा। बल्कि सार्वजनिक जीवन मतलब जो भी वो सार्वजनिक जीवन जिएंगे तो उसमें क्या होगा, वो फ्रांसीसी भाषा का इस्तेमाल करें और फ्रांस की जो संस्कृति है उसका इस्तेमाल करें। तो इसको लेकर कई बार विवाद भी होता है। जैसे कि यहाँ पे हम किसी सिख स्टूडेंट, कई बार सिख स्टूडेंट ने क्या किया, स्कूलों में पगड़ी पहन के आने की डिमांड की। इसी प्रकार से मुस्लिम छात्रों ने क्या किया, जो वो दुपट्टा डाल के आती है अपने सर पे, तो वो डालने की मांग की। तो ये क्या है, लेकिन वहाँ की जो फ्रांसीसी सरकार है उसने तो मना कर दिया, क्योंकि भाई ये क्या है, सार्वजनिक जीवन में वो क्या कर रहे हैं, धार्मिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। जो पगड़ी है या फिर ये जो मुस्लिम जो लड़कियां जो दुपट्टा डालती है, तो वो क्या है, ये कहीं ना कहीं धार्मिक मतलब प्रतीकों को क्या कर रहे हैं, वो सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसकी मान्यता से वहाँ की सरकार नहीं देती है। दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इजराइल और जर्मनी की। अब यहाँ पे क्या है कि नागरिकता देने का जो प्रावधान है वो धर्म और जातीय मूल के आधार पर किया गया है। जैसे हम इजराइल की बात कर लेते हैं, इजराइल का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया गया है। देखिए, इजराइल जो है एक यहूदी धर्म वाला देश है। यहूदी यानी कि जूइस होते हैं, जूइस, है ना। ज़्यादातर जूइस लोग यहाँ पे रहते हैं, मतलब यहूदी धर्म के लोग रहते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि मान लो कि कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति जो यहूदी है, उसको अपने आप इजराइल की नागरिकता मिल जाएगी। अगर कोई भी बच्चा किसी दुनिया के किसी भी देश में कहीं भी पैदा होता है जो कि वो यहूदी है, तो उसको अपने आप इजराइल की नागरिकता मिल जाएगी। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि भाई नागरिकता धर्म के आधार पे भी मिल जाती है ना, जाति के आधार पे भी मिल जाती है। ये सारी चीज़ें इस टॉपिक में आपके समझाया गया है। देखिए, अब हम बात करते हैं शरणार्थियों के बारे में। शरणार्थी होते कौन है? तो शरणार्थी हम उन विस्थापित लोगों को कहते हैं जो किसी एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं युद्ध के कारण, या फिर कोई आंतरिक गड़बड़ी हुआ, है ना, या फिर भूखमरी के कारण, या फिर विभाजन के कारण हो सकते हैं शरणार्थी, किसी दूसरे देश में वो चले जाते हैं वहाँ के लोग, तो शरणार्थी कहलाएंगे। उदाहरण के लिए बांग्लादेश से बहुत सारे लोग भारत में आते रहते हैं, है ना। या फिर हम बांग्लादेश का जो उस समय 1971 के युद्ध की हम बात कर ले, 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, तो जो बांग्ला मतलब जो पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल कह रहा हूँ, यानी कि जो इस समय का बांग्लादेश है, बांग्लादेश से बहुत सारे बंगाली लोग भारत में आए थे शरणार्थी के तौर पे, जो युद्ध की वजह से हुआ था, है ना। तो शरणार्थियों शरणार्थियों की समस्या भी भाई बहुत गंभीर है, क्योंकि शरणार्थी अगर किसी दूसरे देश में जाते हैं तो कोई दूसरा देश उनको अपनाने को राजी नहीं होता, है ना। क्यों नहीं अपनाएंगे भाई? क्योंकि इसके पीछे का मेन कारण ये है कि भाई वो देश के ऊपर बोझ हो जाएंगे एक तरीके से। अब बहुत सारे, जैसे हम भारत का एग्जाम्पल ले लेते हैं, भारत में अगर कोई शरणार्थी, बांग्लादेश से कोई शरणार्थी आता है, तो उसको हम भारत की नागरिकता थोड़ी नहीं दे देंगे यार, क्योंकि हम भाई अपने लोगों के लिए संसाधन नहीं जुटा पा रहे, हम अपने लोगों के लिए ही अच्छी सड़कें नहीं बनवा पा रहे हैं, उनको अच्छी बेहतर जिंदगी नहीं दे पा रहे हैं। तो दूसरे देश से अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसको हम तुरंत थोड़ी नहीं भारत की नागरिकता दे देंगे, ये तो भाई समस्या वाली बात हो जाएगी। तो इस कारण शरणार्थियों को बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है भाई। अब हम वैश्विक नागरिकता की बात करते हैं, विश्व नागरिकता की बात करते हैं। तो देखिए, विश्व नागरिकता जो है वो आज के समय में विकसित हुआ,
क्योंकि तकनीक में बहुत सारे परिवर्तन हुए, तकनीक में बहुत ज़्यादा उन्नति प्रगति हुई। संचार के नए माध्यम है हमारे पास, टेलीविज़न, इंटरनेट, है ना? इसने क्या किया, समाज को आपस में जोड़ दिया है। पहले विश्व के एक भाग से दूसरे भाग में सूचनाओं को पहुँचाने में कई महीनों लग जाते थे, खबरों को पहुँचाने में कई महीनों लगते थे। लेकिन अब तुरंत चुटकियों में सूचनाओं का प्रचार-प्रसार हो जाता है ना? जो भी टेलीविज़न पे हम कोई भी दूसरे देश में कोई विनाश होता है, युद्ध होता है, तो उसका हम सीधा प्रसारण देख सकते हैं। और बहुत सारे मतलब लोग जो है एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं, आ रहे हैं, है ना? तो इससे क्या है कि देशों के बीच में, व्यक्तियों के बीच में भाईचारे की भावना विकसित हुई है और वो परस्पर जुड़े हुए महसूस करते हैं, है ना? इसी को हम कहीं न कहीं वैश्विक नागरिकता की अवधारणा के अंतर्गत रखते हैं। अब ये जो वैश्विक नागरिकता की जो अवधारणा है, वो कहीं न कहीं कुछ समस्याओं के समाधान में भी हेल्प करता है। जैसे कि हम शरणार्थियों की समस्या की बात कर सकते हैं। तो शरणार्थियों की समस्या का समाधान हम वैश्विक नागरिकता के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे कि अगर शरणार्थी मान लो किसी दूसरे देश में है, तो सरकार आपस में बातचीत करके तुरंत उनके लिए सुरक्षा उपलब्ध करा सकती है। उनके लिए भोजन वगैरह जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो आसानी से उपलब्ध करा सकती है ना? कम से कम सुरक्षा संबंधित अधिकार तो उनको मुहैया करा ही सकती है। जो भी बुनियादी अधिकार है, वो शरणार्थियों को वैश्विक नागरिकता की वजह से मिल सकता है। तो वैश्विक नागरिकता का उपयोग इस समय है। ठीक है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है कि भाई शरणार्थियों से आप क्या शरणार्थी कौन होते हैं और वैश्विक नागरिकता के द्वारा हम शरणार्थियों की समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका। दोस्तों, हम बात करते हैं कि कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता कैसे पा सकता है। तो हमारे भारतीय संविधान का जो खंड 3 है ना? तीसरे खंड में ये सारे कानून बनाए गए हैं जिससे कि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता पा सकता है। इसमें सबसे पहले हम वंश परंपरा की बात कर लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसके माता-पिता भारतीय वंश के थे, मतलब भारत के ही उनके सारे वंश जो है, पूरी पीढ़ी सब यहीं पे रही है और वो कुछ वर्ष से क्या कर रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं। तो वो नागरिकता पाने के लिए उनको क्या करना होगा, लगभग ऐसा कहा जाता है कि भाई वो 7 वर्ष तक क्या कर सकते हैं, भारत में रह के भारत की नागरिकता पा सकते हैं। इसके अलावा एक है जन्म, है ना? अगर मान लो कि किसी बच्चे का जन्म भारत में ही हुआ है, तो जन्म द्वारा भी वो नागरिकता पा सकता है। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन होता है कि उसके माता-पिता भारत के नागरिक हों। माता या पिता में से कोई एक भी अगर भारत के नागरिक है और कोई दूसरा जो है वो बस अवैध अप्रवासी नहीं होना चाहिए, है ना? तो उसको भी भारत की नागरिकता मिल सकती है। तो ये जन्म द्वारा हो गया। एक होता है आपका अ, देशीकरण। देशीकरण में क्या होता है कि इसमें मान लो कोई व्यक्ति जो है वो भारत में 12 वर्ष तक रहता है, ठीक है? और उसके बाद हमारे जो खंड 3 के जो भी नागरिकता प्राप्त करने संबंधित जो भी शेड्यूल बनाया गया है, जो भी प्रावधान बनाए गए हैं, उन सभी को पूरा कर लेता है, तो उसको देशीकरण के द्वारा उसको भारत की नागरिकता मिल जाती है। और एक पॉइंट आप पंजीकरण बता सकते हैं, भाई रजिस्ट्रेशन करवाइए आप, है ना? आप भारत के नागरिक हो सकते हैं रजिस्ट्रेशन के द्वारा भी। इसमें भी ये होता है कि 7 वर्ष तक आपको भारत में रहना होता है और आपके माता-पिता में से कोई एक क्या हो, भारत के नागरिक हो, तो आपको नागरिकता मिल जाएगी पंजीकरण के द्वारा, ठीक है? तो ये ऐसे तरीके हैं जिससे कि भारत की नागरिकता कोई व्यक्ति पा सकता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है, इतनी लेंथी वीडियो मैं बनाता नहीं हूँ, ठीक है? वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें।